बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आरजे बिलाल कियानी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान बोलता है चैनल का नाम और अपना नाम मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ। और आपको पता है नाज़रीन कि हमेशा यूनिक इवेंट्स, यूनिक शख्सियात और इस तरह के शख्सियात के जिनकी वजह से हमारे माशरे में दिन ब दिन अच्छाइयाँ जन्म ले रही हैं और जितनी भी खराफात और बुराइयाँ या काबिल इस्लाह चीज़ें माशरे के अंदर मौजूद हैं, और ऐसी शख्सियात की बदौलत हम उनको ख़त्म कर रहे हैं, या फिर हम उन ऐसी शख्सियात से ये तवक्को कर सकते हैं कि वो इन तमाम खराफात और बुराइयों को माशरे से ख़त्म करेंगे। जैसा कि इस स्क्रीन पे आपको इंतहाई मोतबर शख्सियत तहसील कल्लर सईदा में मौजूद आपको नज़र आ रही हैं। इनका नाम है जनाब दाऊद अख्तर कियानी साहब, जो कि डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर हैं, तैनात हैं इस वक्त तहसील कल्लर सईदा में। और आजकल वैसे सोशल मीडिया पे इनके काफ़ी चर्चे हैं। वो तालीमी अदारे, बड़े प्राइवेट तालीमी अदारे के जिनके ऊपर कोई इंसान आज तक हाथ नहीं डाल सका, किसी किस्म की खिलाफ वर्जी हो कानून की, लेकिन आज दिन तक हमने नहीं सुना था, वो उन पे अगर हाथ डाला और उनको रोका तो वो ये मर्दे हो रहे हैं जनाब दाऊद अख्तर कियानी साहब। और आज इनकी बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने पाकिस्तान बोलता है चैनल के लिए चंद बातें करने के लिए और आवाम तक अपने व्यूज़ और ख्यालात पहुंचाने के लिए हमें टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया। और आइए नाज़रीन, इनसे ज़रा चंद सवालात इनकी गोश गुजार करते हैं और इनकी इस महफिल का लुत्फ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हैं सर आप? ठीक है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जनाब, आपने पाकिस्तान बोलता है चैनल के लिए हमें टाइम दिया, अपनी गोनो मसरूफियात में से टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा दाऊद कियानी साहब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि आपको तहसील कल्लर सईदा में तैनात हुए कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया। और इससे पहले आप कहाँ तैनात थे? इससे पहले मैं अटक में था, फिर उसके बाद जो है ना चकवाल में था, चकवाल से यहाँ पोस्टिंग हुई। डीसी चकवाल से आप यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई। अच्छा कियान साहब, आप ये बताइएगा कि दीगर आपका जो कैरियर गुजरा मुख्तलिफ शहरों में, वहाँ की निस्बत तहसील कल्लर सईदा में आपको आने से क्या महसूस हुआ, और यहाँ के तालीमी अदारे और तालीमी माहौल और ओवरऑल आपको कैसा लगा? यहाँ पे पूरे, बल्कि मैं पिंडी अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो ये अच्छी टीम है और अच्छे काम करने वाले लोग हैं। बस डायरेक्शन की चाहिए होती है कि जिसको डायरेक्शन अगर सही मिल जाए, प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए और उसको लीड करने वाले बंदे मिल जाए, तो मैं नहीं समझता कि ये टीम जो है ना वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकती। तो ये कल्लर सईदा में जो है ना कंपैरेटिवली हमारी डिस्ट्रिक्ट की 7 तहसीलें हैं, तो बाकी 7 तहसीलों से कल्लर सईदा हर लिहाज से, हर इंडिकेटर में जो है ना वो टॉप पे जा रही है। अच्छा, और ठीक हो गया जी। बिल्कुल इस तरह के व्यूज़ अक्सर ऑफिसर्स के हम सुनते हैं तहसील कल्लर सईदा और कल्लर सईदा की आवाम के बारे में। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट आप हुए नाजरीन, आपसे माजरत चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा इशू था, सो इस वजह से अभी फ़ैन ऑफ करने के लिए मैंने इशारा किया, आपसे माजरत चाहते हैं। अच्छा कियानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सवाल का जवाब दिया। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे मुख्तलिफ हम देखते हैं कि डेंगू के हवाले से आपकी ड्यूटीज़ लगती हैं, इलेक्शन के दिनों में आपकी ड्यूटीज़ लगती हैं, ओवरऑल SOPs कोरोना SOPs पे फॉलो कराने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को रोकने के लिए आपकी ड्यूटीज़ लगती हैं। तो क्या आपके पास इतना स्टाफ होता है कि जिसको आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं? देखें जी, ये तो एजुकेशन डिपार्टमेंट तो पहले से ही जो है ना वो बाकी डिपार्टमेंट से मिल के काम कर रहा है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, इलेक्शन कमीशन है, सेंसिस है, बाकी और भी डिपार्टमेंट हैं। तो एक्स्ट्रा हमारे पास स्टाफ तो नहीं है, लेकिन यह है कि हम मैनेज तो करना पड़ता है। ज़ाहिर है ये जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ वाला है या इलेक्शन कमीशन है या सेंसिस है, इनके पास जो अपना रेगुलर स्टाफ होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो इन्होंने जो है ना 5 साल में एक बार कभी कभी असाइनमेंट करनी होती है, तो ये अपने स्टाफ को इतना ज़्यादा रख भी नहीं सकते। तो डेफिनेट जो है ना वो पूरी दुनिया में यही प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये काम जो है ना वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को करना पड़ता है। तो स्टाफ हमारा शार्ट तो होता है, लेकिन मैनेज तो करना पड़ता है। कियान साहब, मुख्तलिफ इस वक्त मतलब सिचुएशन ये है, सोशल मीडिया पे भी हमारे व्यूवर्स देखते हैं और हम भी देखते हैं, ज़ाहिर है आपसे हम मुतासिर हैं, इसी वजह से आपसे हमने टाइम लिया।
बात यह है कि इस वक्त मुख्तलिफ तालीमी इदारों में जो जब हुकूमत छुट्टियां देती थी कोरोना की, तो वो छुप छुपा के क्लासेस लगाते थे, या मतलब कोई सफाई नहीं होती थी, कोई हिफ्ज़ान सेहत के असूलों का मतलब कुछ भी नहीं होता था। अभी सबको एक डर रहता है कि दाऊद कियानी साहब आप आ जाएंगे। तो ऐसा आप यहाँ तहसील कलर सैदा में इतने स्ट्रिक्ट हैं, या जहाँ पे भी आपने ड्यूटी की आप इसी तरीके से स्ट्रिक्ट तरीके से रहे? नहीं, मैं तो जहाँ में भी जाता हूँ मेरा एक अपना स्टाइल है काम करने का। अटक में था तो अटक डिस्ट्रिक्ट जो है ना टॉप 5 में रहा है, 3-4 बार टॉप 5 में रहा है। उसके बाद चकवाल में गया हूँ जहाँ मेरी पोस्टिंग थी तलागंग में, तो जब मैं आया तो 100 पे छोड़ के आया था। काम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी जो है ना हमें सपोर्ट किया जा रहा है। ये नहीं है कि हम जो है ना मेरा गुजाती है, मेरी टीम है और मुझे जो है ना पीछे अपना डिपार्टमेंट की बैकअप है, पॉलिटिकल बैकअप भी है। ये नहीं है कि वो नहीं है, वो सारे साथ दे रहे हैं। तो अगर जब इतना एनवायरनमेंट आपको अच्छा मिल रहा है तो परफॉर्मेंस क्यों ना बेहतर हो। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस है जी। बिल्कुल, और पब्लिकली भी मैं आपको बताऊं, चूँकि हम लोग पब्लिक से इन टच रहते हैं और पॉलिटिकली मुझे इस बात का बखूबी इल्म है कि आपको मुकम्मल सपोर्ट किया जा रहा है, और पब्लिकली भी अवाम में भी बेहद पजीराई आपको इसी वजह से मिल रही है कि आप अवाम के भले के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले आज तक हमने ऐसा सुना नहीं था, क्योंकि जो बड़े तालीमी अदारे थे, बड़े तालीमी अदारों से मेरी मुराद है कि जो ऐसे तालीमी इदारे कि जो बिज़नेस भी करते हैं और साथ तालीम भी देते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो तालीम के ऊपर हम सवाल नहीं उठाते, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि बिज़नेस उनकी तरजीह तालीम से ज़्यादा हुआ करता था, और उन पे भी किसी तौर कोई हाथ डालना मुनासिब नहीं समझता था। आपने उन पे भी हाथ डाला, जो एक बहुत अच्छा गेस्चर है। अच्छा ज्ञान साहब, कल हमने सुना कि शबाब का एक तालीमी अदारा बंद हुआ, तो क्या वायलेशन थी उनकी? उसमें देखें जी, आजकल गवर्नमेंट ने जो है ना वो चूँकि कोविड की जो है ना वो ज़्यादा शिद्दत की वजह से स्कूल कॉलेज सारे बंद किए हुए हैं, जिसमें दीनी मदरसा भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, सारे सरकारी स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद किए थे कि दोबारा रिव्यू करेंगे फिर जैसे सिचुएशन होगी। तो बाज़ हमारे अदारे ऐसे हैं जो सीरियस नहीं लेते, यानी वो कहते हैं जी कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ गवर्नमेंट की रीट को हमेशा चैलेंज करते रहते हैं। तो ये अदारा जो था, इसको हमने पहले भी वार्न किया था, बल्कि इसको फाइन भी किया था। तो ये दोबारा जो है ना हमें फिर कंप्लेंट डिफरेंट कार्नर से आ रही थी कि ये इसने दोबारा से वायलेट कर रहा है और अपनी क्लासें लगाई हुई है। तो फिर हमने अपने जो है ना इंटेलिजेंट हमारा भी नेटवर्क है, हमें पता भी चलता है। रवायती तरीके से नहीं मैं जाता कि पिन पॉइंट करते हैं जहाँ कहाँ पे जाना है, कहाँ पे पूरी उसकी सारी रिपोर्ट लेते हैं और उसके पास वहाँ पे जो है ना वो रेड करते हैं। तो हमारी जैसे वहाँ पे हमने पता किया है कि वाकई वो क्लासेस चला रहे थे और बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल केयरलेस पोजीशन में बैठे हुए थे। बिल्डिंग के हालात भी ऐसे थे, टीचर भी ऐसे, कोई किसी किस्म का जो है उनको ख्याल ही नहीं है कि गवर्नमेंट जो है ना कितना जो है ना यहाँ पूरी दुनिया में इतनी परेशानी पड़ी हुई है, इतने हालात खराब हुए हुए हैं, उनको पता ही नहीं। तो उनको जो है ना जाके फिर उनको बताना पड़ता है। फिर ये एक मैसेज जाता है ना, फील्ड में एक मैसेज आ रहा है। अगर एक को हम छोड़ देंगे, कल 2-4 और आ जाएंगे मैदान में। तो इसी तरह बहुत सारे हमारे दीनी मदरसे हैं, वो कहते हैं जी हमें तो किसी ने नहीं कहा, वो भी खुले हुए हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं। अब अभी आपसे आने से पहले मुझे किसी ने कॉल किया, कहते हैं जी हमारा एक कॉलेज है वो खुला हुआ है। तो कॉलेज, मैंने कहा जी कॉलेज मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में नहीं आता, आप उससे कंसर्न जो बंदे हैं उनसे कहें। कोई यानी कोई बंदा सीरियस लेने के लिए तैयार ही नहीं है। गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज, अगर हर बंदे को जो है ना वो रेट चैलेंज होना शुरू हो जाए तो फिर कैसे काम कैसे चलेगा? आप कौन कौन से अदारों को आप चेक कर सकते हैं? हमारे पास तो स्कूल है जी, स्कूल जितने प्राइवेट है और सरकारी जितने हैं वो हमारे पास है। वो जहाँ में भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो उसको हम चेक करते हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ हम जो है ना वो यही चेक करते हैं कोविड से रिलेटेड जो है वो तो चेक करेंगे। अब सिंगल नेशनल करिकुलम है, उसको भी हम चेक करेंगे कि वो, बल्कि चेक कर रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जरा स्कूल बंद थे तो जरा चेकिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, तो स्कूल खुलेंगे तो हमने ये भी इसको भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारा काम ही यही है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, जो भी इनिशिएटिव है, उनको इम्प्लीमेंट करवाना। अब जो है ना वो ये भी हम करिकुलम को भी इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। फिर इसकी प्रॉपर जो है ना गवर्नमेंट के जो प्राइवेट अदारे हैं, इनके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, वो हमेशा से बड़ा बोगस चला आ रहा था। बगैर इंस्पेक्शन के कोई गवर्नमेंट ने उसको ऑनलाइन कर दिया है, उसमें भी काफी ट्रांसपेरेंसी आ गई है। और उसके बाद जो है ना हमने भी अपने आप को ठीक किया है कि भाई जब इनको इंस्पेक्शन करें तो प्रॉपर जो SOP है उसको फॉलो तो कराएं। तो ऐसे जो बंदा जो है ना कल जो है ना दुकान खोल के बैठ जाता है, उसको जो है ना वो आप ई-लाइसेंस जारी कर दें। तो ये चीजें भी जब जो है ना हमने जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे तो गवर्नमेंट को जो आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? दैट्स ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त। ये वो बातें हैं कि जो मतलब जो संजीदा तबका था मुल्क का, ये आज से कई दहाइयों पहले वो चीखना शुरू हो गया था कि स्कूल्स का मेयार बेहतर होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन का मेयार। अच्छा, ये कुछ सुनवाई भी हुई है? आपका डिपार्टमेंट इसको सुन रहा है? किस हवाले से? मतलब जो प्राइवेट स्कूलों का रजिस्ट्रेशन है
रजिस्ट्रेशन में तो देखें, अब तो गवर्नमेंट ने जो ऑनलाइन कर दिया है, बहुत सारे स्कूलों को जो है ना ऑनलाइन इन्होंने 1 साल के लिए ई लाइसेंस जारी किया है। अब जो है ना वो ई लाइसेंस इनके पास डाटा तो हमारे पास आ गया कि आप जिस गली महल्ले में जो खुला हुआ है उसका डाटा हमारे पास आ गया, और उसकी रजिस्ट्रेशन दिसंबर तक हमने दी थी, दिसंबर तक इनको ई लाइसेंस जारी कर दे। अब दिसंबर तो नजदीक आ गया, अब एक्सपायर हो जाएगा, डाटा हमारे पास आ गया। अब दोबारा रिन्यू करने के लिए हमने इंस्पेक्शन विजिट करना है और उसको प्रॉपर तरीके से जो SOP है उसको फॉलो करवाएंगे। अगर इनके टीचिंग स्टाफ ठीक नहीं है, सिंगल नेशनल करिकुलम को जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, इनकी बिल्डिंग का मेयार इतना अच्छा नहीं है, हाइजीनिक का मेयार इतना अच्छा नहीं है, तो कहाँ लिखा हुआ है कि इनको आंखें बंद करके आप लाइसेंस जारी कर दें? क्या साहब जो 2 दुकानों पे मुश्तमिल स्कूल्स होते हैं अक्सर हम लोग देते हैं गली मोहल्लों पे खुले हुए, क्या वो भी बंद होंगे? बिल्कुल बंद हो। देखें जी, अब ये बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट जो है और हाइजीन वाला सर्टिफिकेट ये हम नहीं देते। अच्छा। और कल मैंने जो स्कूल विजिट किए हैं, यकीन करें वहाँ एक स्कूल तो क्या, एक काम जो है ना कोई और छोटी मोटी एक्टिविटीज जो है ना वो भी जारी नहीं रह सकती। इतना दिन को 12 बजे अंधेरा पड़ा हुआ है और हेल्थ हाइजीन की इतनी पुअर कंडीशन, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर, और वहां पे जो है ना उनको दोनों के सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं और उसको ई लाइसेंस जारी किया हुआ है। ये इस सिस्टम को भी देखना पड़ेगा ना कि कौन सा अदारा है जो बगैर देखे इनको घर बैठे फिटनेस सर्टिफिकेट दे देते हैं, हाइजीनिक वाला सर्टिफिकेट। अगर वो स्कूल को हाइजीनिक सर्टिफिकेट मिल सकता है फिर तो मेरा ख्याल है हर बंदे को मिल सकता है, फिर तो किसी को रखना नहीं चाहिए, हर बंदे को दे दें। जरूरी है पैसे देके इनको देना, फिर तो जो भी आता है उसको ओके कर दें। ऐसा ही सदेबाब बहुत जरूरी है। मैं उस स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता, अगर आप वहां विजिट करें तो कोई बंदा आम ले मैन नहीं कह सकता कि ये स्कूल के लिए बिल्डिंग जो है ना फिट है। सही। और जिस हाइजीनिक वाले ने वो सर्टिफिकेट दिया है, जिस बिल्डिंग फिटनेस वालों ने वो इंजीनियर ने सर्टिफिकेट दिया, मेरा ख्याल है उसकी डिग्री भी चेक करनी चाहिए कि ये देखें अगर इसको आप दे रहे हैं तो बाकियों का क्या कसूर है इसमें। ऐसे ही सबके लिए एक जैसा मेयार होना चाहिए। अगर मेयार वजह किया गया नहीं, सर्टिफिकेट अगर गवर्नमेंट ने रखे हैं तो इसको प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो मेरा ख्याल खत्म कर देना चाहिए। जिस तरीके से आप अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस तरह के अगर ऑफिसर्स हों, वैसे व्यूवर्स मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर सरकारी मुलाजमीन के हवाले से तनकीद हम लोग देखते रहते हैं और यकीनन कैन साहब भी सुनते रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से अपने फ़र्ज़ की अदायगी का मुँह बोलता सबूत दे रहे हैं कैन साहब, और हम भी देख रहे हैं और अवाम भी देख रही है, इस तरीके से अगर सरकारी मुलाजमीन काम करें तो मैं समझता हूँ कि हमारे सारे के सारे डिपार्टमेंट्स चंद दिनों में ठीक हो सकते हैं। और जो चीज़ पॉइंट आउट की है कैनी साहब ने, जाहिर है अकेला कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी फर्द कुछ भी नहीं कर सकता। सब जब मिल के काम करेंगे और गवर्नमेंट की दी हुई हिदायत के मुताबिक काम करेंगे तो वो यकीनन एक अच्छा जो है वो काम कर सकेंगे। कैनी साहब, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब डिपार्टमेंट्स को मतलब कोई अपनी मीटिंग्स का इनेकाद करना चाहिए या एक दूसरे के साथ कोई म्यूचुअल वर्किंग प्लानिंग करनी चाहिए या क्या, किस तरीके से? ये लेकिन अगर आपकी ह्यूमन रिसोर्स अगर ठीक है ना, ब्यूरोक्रेसी आपकी ठीक है, लाइक है, ये कहाँ से ब्यूरोक्रेसी आती है? एजुकेशन सिस्टम, नर्सरी तो एजुकेशन सिस्टम है। अगर एजुकेशन सिस्टम ही आपका ठीक नहीं होगा, ब्यूरोक्रेसी कहाँ से आएगी? सारे आपके कंपटीशन के एग्जाम सारे जो है ना वो बेमानी होकर रह जाते हैं। तो आपकी जितनी अच्छी आपकी ब्यूरोक्रेसी होगी, अच्छी ट्रेनिंग होगी, अच्छे बंदे इंडक्ट होंगे तो परफॉर्मेंस क्यों नहीं बेहतर होगी? बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उसी जगह पे हम लोग आ जाते हैं कि तालीम जो मेयार है, तालीमी मेयार, इसको नर्सरी तो यही है, बिल्कुल इसको बेहतर करना पड़ेगा। और पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा मेरी उस दिन बात हो रही थी, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कालिम निगार हैं, मुल्क पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है जावेद चौधरी साहब, तो वो भी ये कह रहे थे कि पूरी दुनिया में अगर फोकस किया जाता है तो वो एजुकेशन पे और उसके बाद फिर हेल्थ पे, यानी कि तालीम किसी भी कौम के लिए नहायत ज़रूरी होता है। और जो कौमों के मयार होते हैं उनको सेट करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप तालीम को बेहतर करें। तो कैन साहब की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा कैन साहब, थोड़ा सा मज़ीद आपसे मैं जानना चाहूँगा, चंद दिन पहले जो नोटिफिकेशन आया ये फेडरल इंस्टीट्यूशंस के लिए कि जो वो लिबास के हवाले से, तो ये इसकी क्या तफसीलात है, ये क्या सिलसिला? देखें जी, ये ड्रेस कोड तो पहले भी है, पंजाब गवर्नमेंट में भी है, फेडरल में मुझे नहीं कंफर्म कि पहले था कि या नहीं था, बहरहाल पंजाब गवर्नमेंट में भी पहले है, ड्रेस कोड है टीचर के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। तो मेरे ख्याल है मुनासिब है कि अगर ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहिए। सही। अच्छा, और ये जो सिलेबस का हुआ कि मतलब यकसा निसाब का सिलसिला, ये अभी शुरू हो चुका है? ये इस एकेडमिक साल से जो है ना 1 से 5 क्लास तक शुरू हो चुका है। ओके। इसमें प्राइवेट जितने भी अदारे हैं, चाहे गवर्नमेंट के अदारे हैं, दीनी मदरसा,
इन तीनों पे जो है ना इम्प्लीमेंट। अच्छा, मदरसों में भी ये जो है ना है, जो भी अब जो है ना वो फॉर्मल एजुकेशन की तरफ आएगा, डिग्री लेगा, तो उसको जो है सिंगल नेशनल करिकुलम पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो इस हवाले से कोई मज़ाहमत है अदारों की तरफ से? देखिए, मज़ाहमत तो जब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था तो सारे स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया था, बामी मुशावरत से ये स्टार्ट हुआ है। तो अब मैं नहीं समझता कि आपको कहेगा जो है ना, अगर नहीं था तो पहले ये पॉइंट रेज करते। तो इसमें जो है ना ये बेहतरीन बुक्स आ गई हैं, और बेहतरीन जो है ना वो लर्निंग आउटकम बेस पे जो है ना वो एक्टिविटी बेस पे आप अगर बुक्स देखें तो आपको पता चलेगा कि जो पहले बुक्स होती थी और इस बुक्स में जो है ना कितना चेंज आई है, और इसको जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसमें कितनी जो है ना बेहतरी आई है। तो जो है ना वो ये मैं नहीं समझता कि किसी को इतराज होना चाहिए। अगर इतराज था तो पहले जब शुरू में जब स्टेक होल्डर की कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो रही थी वहाँ पॉइंट रेज करते हैं। क्या साहब, हमेशा एक तनकीद की जाती रही है, अब उसमें बदतदरीज कमी आती जा रही है। उस हवाले से तनकीद ये होती थी कि सरकारी स्कूलों के जो इसाज़ा कराम है वो कम तालीम याफ्ता या मतलब कुछ पुराने टाइम से वो जो अपॉइंट हुए होते हैं, तो उनको जो जदीद निसाब है उसकी कोई इतनी समझ नहीं आती। तो क्या ये बात सही है? देखें जी, वो तो शुरू में तो मैं नहीं कह सकता, पहले तो होते थे, इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अब तो जो है ना प्राइमरी स्कूल में भी हमारे PhD MPhil बैठे हुए हैं। तो जो है गवर्नमेंट ने एक तो इनका जो है ना एजुकेशन का मेयार भी बढ़ा दिया और साथ जो है ना स्केल भी अपग्रेड कर दिए। तो अब जो है ना वो हमारे पास जो है ना प्राइवेट सेक्टर की निस्बत जो है ना हमारे पास ज्यादा क्वालिफाइड पड़े हुए हैं टीचर बैठे हुए हैं। सिर्फ मकसद ये बात ये प्रॉब्लम वहाँ हो जाता है, इनसे काम लेना है हमने। तो काम लेने वाला प्रॉब्लम है, बाकी तो क्वालिफाइड हमारे पास फैकल्टी है, उनके पास कहाँ पे फैकल्टी है। और ये जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल्स वाले फैसिलिटीज़ फ्राहम करते हैं, इस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अभी नहीं, मिसिंग फैसिलिटी बहुत इंप्रूव हो गई जी। पहले देखें प्राइमरी स्कूलों में कहाँ टॉयलेट का कंसेप्ट होता था, कहाँ पंखों का, पानी पीने का, लाइट का कंसेप्ट नहीं होता। आज हमारे पास जो है 99% स्कूलों में जो है ना टॉयलेट फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, बाउंड्री वॉल एग्जिस्ट करती है, फर्नीचर है, हमारे बच्चे नीचे नहीं बैठ रहे, फर्नीचर है हमारे पास। डेफिनेटली इसमें जो है ना वक्त के साथ साथ इंप्रूवमेंट होती जा रही है, लेकिन अब हमारे स्कूलों में जो है ना वो औलाद नहीं रहे जो कभी पहले हुआ करते थे। सही। और फिर इसमें कुछ जैसे पेरेंट्स सेटिस्फाइड होते हैं तो अपने बच्चों को भेजते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि स्ट्रेंथ में इजाफा हो रहा है इस वजह से? स्ट्रेंथ में इजाफा भी हो रहा है, पेरेंट्स काफी भेज भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारा काम करना बाकी है। क्वालिटी एजुकेशन पे जो है ना इसमें काम करना काफी बाकी है। सही, बिल्कुल सही। और इसके अलावा कैनी साहब, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी हम देखते हैं कि ओवरऑल इलेक्शन में भी इन्वॉल्वमेंट होती है टीचिंग स्टाफ की, ज़ाहिर ड्यूटीज़ लगती हैं उनकी, और मुल्क में हर वक्त आप बेहतर समझते हैं हमसे, हम भी इस बात का इदराक रखते हैं कि इलेक्शंस कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा आप ये नया स्टाफ अपॉइंट कर रहे हैं, तो क्या वो ये ड्यूटीज़ इलेक्शन की उसी तरीके से सर अंजाम दे पाएंगे जैसे पहले होते थे, या कोई ट्रेनिंग का खसूसी इनका इंतज़ाम किया जाएगा या किया जा रहा है? इस हवाले से क्या देखें जी, इलेक्शन कमीशन पहले तो जब हम इलेक्शन की ड्यूटी दिया करते थे तो कभी ट्रेनिंग का कंसेप्ट ही नहीं था। अच्छा, बस जहाँ गए वहाँ पे ऑर्डर लिया और क्या जी परसों आपने इलेक्शन है, परसों प्लान डेट को तो आपने आ जाना। अब जो है ना इलेक्शन कमीशन ने जहाँ और शोबों में तरक्की की है वहाँ यहाँ में भी इम्प्रूवमेंट आई है कि बाकायदा ट्रेनिंग विंग है उनकी इलेक्शन कमीशन की, और फिर जो है ना मटीरियल डेवलपमेंट विंग है उसकी। मटीरियल भी बड़ा ज़बरदस्त डेवलप कर रहे हैं, जो उनके मुख्तलिफ जो स्टाफ लगता है वहाँ बुकलेट उनको देते हैं, ब्रोशर देते हैं, पफलेट उनको देते हैं। फिर ट्रेनिंग के लिए मास्टर ट्रेनर को पहले तैयार करते हैं, इलेक्शन कमीशन वाले मास्टर ट्रेनर को पहले तैयार करते हैं। तो मास्टर ट्रेनर कहाँ से लेते हैं? स्कूल और कॉलेजेस के जो बेहतर ट्रेनर हैं, बेस्ट ट्रेनर हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं। फिर उनको वो इलेक्शन कमीशन अपने जो है ना स्टाफ के जरिए उनको ट्रेन करता है। उनको ट्रेनिंग करने के बाद फिर जो है ना वो फील्ड में 2-2 दिन की ट्रेनिंग होती है उनकी। अच्छा, यानी उनको TADA भी दिया जाता है, प्लस खाना पीना भी दिया जाता है, और फिर उसको जो है ना 2 दिन की ट्रेनिंग प्रिजाइडिंग की, सीनियर प्रिजाइडिंग की 2 दिन की ट्रेनिंग, और जो नीचे वाला पोलिंग स्टाफ है उसको ओरिएंटेशन सेशन जो है ना ऑर्गेनाइज किए हैं 2-2, 3-3 घंटे के। तो मैं नहीं समझता कि इस ट्रेनिंग के बाद भी अगर कोई स्टाफ कहे कि हम जो है ना हमें नहीं पता है, अवेयरनेस नहीं है, कि हम ड्यूटी नहीं दे सकते, इससे बेस्ट ट्रेनिंग हो नहीं सकती। इंप्रूवमेंट आ सकती है ज़ाहिर वक्त के साथ साथ इसमें मजीद इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि जनरल इलेक्शन जब होता है तो बहुत बड़ी असाइनमेंट होती है,
वहाँ पे ज़रा पूरे मुल्क में एक ही दिन सारी चीज़ करवानी होती है, तो उसमें ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है, इतना स्टाफ अवेलेबल नहीं होता, इतनी कम्प्रीहेंसिव ट्रेनिंग प्लान चाक आउट करना वो ज़रा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन जो है ना, अब कंटोनमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, हमने खुद ट्रेनिंग करवाई है इन टीचर्स को, और चूँकि मेरा पहले भी जो है ना वो 3-4 बार हम इलेक्शन करवा चुके हैं एज ए असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से, तो जहाँ जहाँ पोलिंग स्टाफ अक्सर गलती किया करता था ना, तो हमने अपने एक्सपीरियंस बेस पे कोशिश की है कि जो ट्रेनिंग हमने करवाई है कि दोबारा ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। सही, दोबारा ऐसी गलती नहीं हो। फिर इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत अच्छा मटेरियल दिया है उनको, और बेहतर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है, बेहतर माहौल में जो है ना ट्रेन करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इस दफ़ा जो है ना मिस्टेक कम से कम होगी। सही। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इन दिनों बड़ा चर्चा है, और कुछ थोड़ा सा हालिया इलेक्शन कमीशन की तरफ से उठाए गए एतराज़ात की बुनियाद पे कुछ कंट्रोवर्शियल सा भी होता नज़र आ रहा है सिलसिला। आप क्या समझते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं ट्रेनिंग की सेशंस अगर इसी तरीके से हों, तो क्या आप समझते हैं कि एक बेहतर तरीकाकार होगा? देखिए जी, आपको जो है ना वो वक्त के साथ साथ जो है ना वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी अब जो पुराना वो मेथड चल रहा है उसी को लेके चलेंगे। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो हम पहली दफा नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया में बाकी जगहों में बहुत सारे मुल्कों में हो रही है ऐसे ही। तो आप जो है ना इसको बेहतर किया जा सकता है, इसको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। जो कहते हैं जी बहुत अच्छी है, वो मैं कहता हूँ उनको मेरिट्स बताने चाहिए कि ये इसके मेरिट्स हैं, और जो कहते हैं जी नहीं अच्छी है तो वो बताएं, तो टेक्निकली पॉइंट रेज करें ना। अब ये कह देना नहीं जी आंखें बंद करके नहीं ये अच्छी नहीं है जी, इससे धांधली होगी, इससे ऐसा गलत काम होगा, तो मैं उसके एग्री नहीं करता। यही है कि वो उसे बताएं क्या कौन से डीमेरिट इसके क्या है, मेरिट इसके क्या है, और फिर टेक्निकल जो बंदे एक्सपर्ट बैठ के उसको मजीद बेहतर करें। आज नहीं तो कल हमें जिसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। सर माजद साकिन सब वो कहते हैं उसमें एल्फी वगैरह कुछ डाल के, तो देखिए जी एल्फी तो ये है कि वो अब उसमें एल्फी लेके जाएगी हो भाई। अगर जब मशीन इस्तेमाल होगी, जब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, तो जो उससे जो है ना उसको इंटरप्ट करने वाली चीजें हैं, तो फिर उसको हमने जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा ना। ऐसी चीजें अंदर लेके जाए क्यों? क्या सब जब इलेक्शन होते हैं तो अंदर मोबाइल भी लेके नहीं जा सकता कोई बंदा, इसके अलावा दीगर कोई आलात वो लेके नहीं जा सकता, तो एल्फी वगैरह या इस तरह से जो भी नहीं वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एल्फी वाली चीजें नॉन टेक्निकल चीजें हैं, हम ले वो आपको टेक्निकली पॉइंट रेज करें। बिल्कुल सही, मतलब जो उसमें खराबियां हैं वो बिल्कुल कैंसर बहुत टेक्निकली बात रेज करें, उसको मजीद बेहतर किया जा सकता है। हम ये नहीं कहते कि ये बिल्कुल 100% ठीक है, इसमें होंगी खराबियां होंगी, लेकिन आप इसको जो है ना वो टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना। आप इसको जो है ना सियासत की नजर क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है कैन साहब आपकी। अच्छा, आपसे चंद मजीद सवाल करते हैं। कैन साहब मुझे ये बताएं कि आप अभी यहाँ पे हैं तो कितना अरसा हो गया आपको इस शोबे में काम करते हुए? देखिए जी, मैं एज ए डिप्टी टीओ तो 8-10 साल हो गए मुझे काम करते हुए। मैं पब्लिक सर्विस कमीशन से डायरेक्ट आया था। अच्छा, ठीक। तो 8-10 साल से मैं काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं जो है ना टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में था। अच्छा, टीचर ट्रेनिंग से टीचर को हम ट्रेनिंग किया करते थे। 8-10 साल हमने वहाँ गुजारे। ओके, तो 8-10 साल मैं टीचर रहा हूँ, यानी 22-23 साल मेरे सर्विस। ओके जी। तो मजीद मतलब ये कितना आपका होता है किसी डिपार्टमेंट में, कितनी एज लिमिट होती है? या वही आम जैसे गवर्नमेंट मुलाजिम जो है 25 साल के बाद भी जा सकते हैं, 60 साल तक भी कर सकते हैं। ओके। और यहाँ कलर सीधा में आप मतलब मेल और फीमेल दोनों को आप हैंडल करते हैं या अलग अलग से? आप फीमेल को तो फीमेल का अलग हमारा सेटअप है। okay. फीमेल को वो हैंडल करते हैं, मेल को मैं हैंडल करता हूँ। फिर सेकेंडरी सतह पे जो है ना वो उनकी सेटअप अलग है। ओके। लेकिन चूंकि तहसील लेवल पे जो है ना उनके बाकी सेटअप होता नहीं है सेकेंडरी का, तो फिर ओवरऑल जो है ना वो जो जिम्मेदारी होती है वो करनी देखनी पड़ती है। लेकिन अगर वाकई देखा जाए प्रॉपर तरीके से तो वो उसकी अथॉरिटी जो है ना नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। ओके। तो आपके साथ कितने EOs हैं इसमें? मेरे साथ मेल 5 EO, 5 मराकज है। हर मरकज में 10-10 स्कूल आते हैं, तो 5 EO। सही। कैन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और काफ़ी सारे सवालात अभी रहते हैं, लेकिन चूँकि वक्त की किल्लत है तो इस वजह से आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं चाहूँगा, चूँकि आप महकमा तालीम से वाबस्ता हैं और ये एक ऐसा शोबा है, मैं समझता हूँ कोई ऐसा शख्स नहीं होता जो ये ना चाहता हो कि उसको बच्चों को अच्छा तालीमी निज़ाम मिले और वो अच्छी माशरे के अंदर अच्छा एक मकाम उसको मिले। मुझे ये बताएं कि जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, या जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, या जो टीचर्स आपको देख रहे हैं, अदारों के मालिकान देख रहे हैं, इन सब को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, मेरा एक मिशन है कि
चीटिंग करके जो है ना कभी कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती। और दूसरा जो है कि आप जो है वो चीटिंग के अलावा रटालाइजेशन से जो है ना कभी कौमें आगे नहीं बढ़ती। अगर आपने बच्चों से कुछ लेना है, कुछ इनको लर्निंग करवानी है, तो ऐसे इदारों का इंतखाब करें करने कि जहाँ रटालाइजेशन से जो है ना वो अवॉइड किया जाता है, वाकई बच्चों की लर्निंग होती है, कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं, नंबरों के चक्रों में ना पड़े कि इतने परसेंट इतने ले लिए, इतने परसेंट ले लिए। लर्निंग है नहीं है बच्चे की, रटा लगा रहे हैं, छोटे लेवल पे रटा लगा रहे हैं। और ऊपर से जो है ना वो चीटिंग का आजकल ऐसा है कि हर बंदा चाहता है मेरे इतने परसेंट नंबर आ जाए, चाहे कैसे भी आ जाए। तो ये जहाँ चीटिंग, जहाँ रटालाइजेशन, वहाँ एजुकेशन का बेड़ा गर्क हो जाए। तो आप ऐसे इदारों का इंतखाब करें जहाँ पे वाकई जेन्युइन किस्म की लर्निंग होती है, कंसेप्शनल जो है ना वहाँ टीचिंग लर्निंग का एनवायरनमेंट पाया जाता है। तो आप आगे पीछे देख लें कहाँ पे, मैं तो जहाँ भी देखता हूँ मुझे रटा के अलावा नजर नहीं आता, चीटिंग के अलावा जो है ना मुझे एनवायरनमेंट नजर नहीं आता। जहाँ पे ये दोनों चीजें होंगी वहाँ एजुकेशन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। नंबरों के चक्रों में हम नहीं पढ़ते, बच्चे का लर्निंग ही नहीं आता, नंबर क्या करेंगे आप, उसको क्या करना है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया कैन साहब, जज़ाकल्लाह। जी व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद थे दाऊद कियानी साहब, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर तहसील कलर सैदा में, और इनका जो पैगाम है उसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। और उस पैगाम को ज़रा मैं थोड़ा सा मज़ीद करना चाहूँगा। जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था, और मैं भी कुछ इसी तरह की बात कर रहा था कि एक इंडियन मूवी है आमिर खान की, 3 इडियट्स उसका नाम है, और उसमें अब मैं यहाँ पे उस मूवी का इस वजह से जिक्र कर रहा हूँ कि उसमें भी यही चीज़ दिखाई जाती है, यही चीज़ बताई जाती है कि आप रेस में ना पड़ें, आप दौड़ में ना पड़ें, बल्कि आप कुछ ऐसे काबिल इंसान बने, कुछ सीखें। और हमारा इस्लाम, हमारा कुरान, हमारा दीन मोहम्मदी वो भी यही कहता है कि आप इल्म हासिल करें। तो हम एक फजूल सी रेस में इस वक्त हम रटाइज़म और इसके अलावा हम बस एक दूसरे से आगे निकलने की इस हद तक हम लोग चले जाते हैं कि हम लोग काबिल नहीं बनते। हम लोग अचीव कर लेते हैं लेकिन काबिल नहीं बनते। तो खुदा रहा काबिल बनिए। कियानी साहब के पैगाम के साथ ही आपका मेज़बान बिलाल कियानी आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़ एंड खुदा पामान।